नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। चलिए दिन भर की छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईईडी बम डिफ्यूज करने वाली दंतेवाड़ा डीआरजी की महिला कमांडो लक्ष्मी कश्यप और विमला मंडावी से बातचीत कर उनके साहसिक कार्य की सराहना की। मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो सहित पुलिस बल का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जिस हौसले और साहस के साथ पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान नक्सली मोर्चे पर काम कर रहे हैं, उससे जल्द ही बस्तर क्षेत्र में नक्सली समस्या के उन्मूलन में सफलता मिलेगी। 6 तारीख को हमारी जो दंतेश्वरी फाइटर्स है वो हमारे डीआरजी जवानों के साथ गश्त पे गई हुई थी सोनार से टेटम रास्ते पे। वहाँ पे सूचना मिली थी कि जो है नक्सलियों ने आईडी वहाँ पे लगाया हुआ है। तो चूंकि हमारे पुलिस लाइन में भी डीआरजी में महिलाओं को भी बम जो डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए और वहाँ जो अन्य हमारे जो पुलिस डीआरजी की टीम है उनके साथ सहयोग से देखते हुए हमारी महिला डीआरजी ने उस बम को डिफ्यूज करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है। और इसके लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस साहसिक कार्य के लिए हमारा जो है प्रशंसा की है। और इसके लिए हम सभी जो दंतेश्वरी फाइटर्स और दंतेवाड़ा पुलिस इस प्रशंसा को सुनकर खुश हुए और साथ ही साथ इसके लिए हम अपने आप को एक मोटिवेट नया मानते हैं कि आगे भी हम इस तरीके से कार्य करेंगे और पुरुष के साथ जो है कदम से कदम मिलाने का जो महिलाओं का अब जो समय आ गया है उसमें हम भी नक्सलवाद को खत्म करने में इसमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहते हैं। रेल ट्रैक पर होने वाली वास्तविक रेल दुर्घटनाओं के लिए तैयार रहने के लिए रेलवे और एनडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया गया। बिलासपुर रेल मंडल के मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन के पास किए गए मॉक ड्रिल में प्रमुख रूप से ओडिशा के कटक से एनडीआरएफ की टीम आई हुई थी। मॉक ड्रिल के लिए रेलवे ने एसईसीएल और प्रशासन का सहयोग भी लिया, जिससे एनडीआरएफ के अलावा एसईसीएल की रेस्क्यू टीम भी मौजूद थी। बिलासपुर मंडल में आपदा प्रबंधन को लेकर साल में एक बार होने वाला मॉक ड्रिल मनेन्द्रगढ़ में दूसरी बार किया गया। इसके पहले 2014 में किया गया था। मॉक ड्रिल को देखने आसपास के लोग व बिलासपुर रेल मंडल से आए रेलवे के कई अधिकारी भी मौजूद थे। जनकपुर से रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक ज्वाइंट एक्सरसाइज एनडीआरएफ के साथ यहाँ पे आयोजित की गई थी, जिसमें कि हमारे रेलवे कर्मचारियों और एनडीआरएफ की टीम ने भाग लिया। इसके अलावा एसईसीएल और स्टेट गवर्नमेंट की टीम ने भी यहाँ पे शिरकत की। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य हमको एक्चुअल जो दुर्घटना होती है उसके लिए हमको तैयार रहने की उद्देश्य से किया जाता है और यहाँ पे एक सफल आयोजन रहा। मैं इसके लिए सभी को जो भी एक्सरसाइज में शामिल हुए उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और जिनने भी सहयोग किया उन सभी को भी मैं अपनी ओर से रेलवे की ओर से धन्यवाद देता हूँ। कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार श्री कमल शुक्ला जी पर जानलेवा हमला किया गया और दोषियों पर साधारण धारा लगाकर कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर जनकपुर के सभी पत्रकारों द्वारा गांधीवाद का परिचय देते हुए जनकपुर में मौन रैली निकाल जनकपुर तहसीलदार श्री मनमोहन सिंह के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जनकपुर से रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कांकेर में जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला जी के साथ जो भी घटना हुई, सबसे पहले तो हम पत्रकार संघ जनकपुर की तरफ से ये मांग करते हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, जिससे स्वतंत्र होकर पत्रकार जो है अपने दायित्वों को अच्छी तरह से निभा सकें। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर लगातार प्रदेश में पत्रकारों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, मारपीट की घटना लगातार सामने आ रही है, पत्रकारों पर जिस प्रकार से दमन की राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे, लेकिन यहाँ देखने में मिलता है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बजाय कांग्रेस के गुंडे जो हैं लगातार पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें
प्रदेश के कांग्रेस की जो सरकार है बचाने का लगातार प्रयास कर रहा है। जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति की होने वाली बैठक जिला सीईओ के बिना जानकारी नदारद रहने के कारण निरस्त हो गई। जिला पंचायत सदस्यों को जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह ने नाराज होकर बीच रास्ते से ही आने के लिए मना कर दिया। लगातार ये चौथी बैठक है जब जिला सीईओ सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन समिति सहित विभिन्न समितियों की बैठक में नहीं आई। जनकपुर से रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं रेणुका सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष कोरिया चली। आज मेरा सामान्य प्रशासन का बैठक था जिसमें मैं सभी सदस्यों को इन्फॉर्म कर दी थी, इनको बता दी थी कि आज मेरा जानकारी दे दी थी कि आज सामान्य सभा का बैठक होगा। लेकिन सभी सदस्य आने के लिए तैयार भी हो गए थे, आ भी रहे थे, लेकिन सीईओ मैडम की अनुपस्थिति के कारण मेरे को ये सामान्य प्रशासन का बैठक निरस्त करना पड़ा। मैं जिला पंचायत सदस्य ज्योत्सना राजवाड़ी सोनहत ब्लॉक से। यहाँ 4 बार हो चुका है हमारे सामान्य सभा की बैठक में जो हमारी जिला सीईओ है उपस्थित नहीं रहती है। हर बार ये बोल के टाल देती हैं कि कुछ तबीयत खराब है, बीमार है, इस टाइप का। हम उनको 1 सप्ताह पहले अवगत कराते हैं कि हमको बैठक रखना है। इसके बावजूद भी वो जब भी टाइम आता है बैठक का तो अपना बात यही करके कि हमको टाइम नहीं है टाल देती हैं। पता नहीं क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं हमसे, और उसको साफ साफ हमारे पूरे सदस्यों के साथ आकर बात करें। इस बार हम लोग का सामना नहीं हो पा रहा है। बार बार इस टाइप का हम लोग मनमानी नहीं चलेगा, वरना नेक्स्ट टाइम हम लोग अवगत करा रहे हैं उनको तो उनके सामने धरना में ही बैठेंगे। रायपुर जनपद के थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान आगामी चुनाव में इस्तेमाल के लिए यूपी में लाई जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बरामद की हुई करीब 200 शराब की पेटियों की कीमत मार्केट में करीबन 6 लाख रुपए बताई जा रही है। हापुड़ से शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट। थाना बहादुरगढ़ यशो नीरज कुमार और उनकी टीम द्वारा भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है तथा 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त का नाम है अशोक, दूसरे का है रामवीर। कुल 200 पेटी शराब की बरामदगी हुई है। इसमें जो खास बात यह है कि ये हरियाणा से शराब खरीदते थे रोमियो ब्रांड की, जो वहाँ पर 30 रुपये पौवा मिलती थी, और यहाँ पर दूसरे जो यूपी में ब्रांड बिकता है मिस इंडिया, उस नाम से उसको बिक्री करते थे और बार कोड भी चेंज कर देते थे। यहाँ पर वो करीब 74 रुपये पौवा बिकती थी। कुल करीब 6 लाख रुपए की शराब इन लोगों ने पकड़ा है। इसके स्रोत के बारे में भी जानकारी कराई जा रही है, और ये जो सप्लायर लोग हैं किस किस को यहाँ पर सप्लाई कर रहे थे उन्हें भी देखा जा रहा है। इस मामले में आप अवगत ही हैं कि एसपी महोदय द्वारा पंचायत का चुनाव दृष्टिगत रखते हुए सभी थानों को निर्देशित किया गया है, और उसी क्रम में चेकिंग के दौरान ये गाड़ी पकड़ी गई है और भारी मात्रा में बरामदगी की गई है। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इनके विरुद्ध हम लोग अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई कराएंगे, तथा जिनको भी ये सप्लाई करते थे उनका भी चिन्हांकन करके उनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। जिस तरीके से मार्का चेंज कर रहे थे, कहीं पूछताछ में पता पड़ पाया कि कभी शराब के ठेकों पर भी सप्लाई हो रही थी? इस बारे में इन लोगों ने अभी फिलहाल कुछ बताया नहीं है। अभी इनसे पुनः पूछताछ की जाएगी, और अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त की जाती है तो उनके विरुद्ध भी संगत प्राविधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का महगांव विधानसभा के गोरमी और गोहद विधानसभा के दंदरौआ गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए और राज्यसभा सांसद बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता से जाकर मिले। भिंड से चंद्रपाल गुर्जर की रिपोर्ट। नौजवान को जाता है, पर ये भी मैं कहना चाहता हूँ, इतिहास इस बात का साक्षी है कि अगर कार्यकर्ता का सम्मान या तो भारतीय जनता पार्टी करती है या फिर सिंधिया परिवार करता है। मैं इस बात का साक्षी उदाहरण आपके सामने खड़ा हूँ। मैदान पे छोटे से कार्यकर्ता से लेकर मुझे मंत्री का न्यौता दिया, और मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों नौजवान, रमेश त्रिवेदी यहाँ बैठे हुए हैं, अशोक चौधरी जी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत। ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि 70 साल के मध्य प्रदेश के पहली बार इतिहास में एक भ्रष्ट सरकार
एक नाकाम सरकार, एक वादा खिलाफी सरकार को हमने गिराकर धूल चटाया है। के ग्राम तरसमा निवासी उपेंद्र सिंह तोमर हवलदार के पद पर सेना में कार्यरत थे। उपेंद्र सिंह तोमर सन 1999 में सेना में भर्ती हुए थे। वह 57 फील्ड रेजिमेंट फरीदकोट पंजाब में पदस्थ थे। 8 अक्टूबर को उनका ब्रेन हैमरेज से देहांत हो गया। आज सैनिक सम्मान के साथ उनका गांव में अंतिम संस्कार किया गया। पोरसा से नीरज की रिपोर्ट। चाचा के लड़के थे, ये अम्निशन ड्यूटी में चल रहा था। 3 जेसीओ 21 जवान थे। कानवाई लेके यहाँ से लालगट्टा गए थे, अम्निशन लेके। अम्निशन छोड़ के वापस हिसार में होल्ट किया इन्होंने। होल्ट करके वहाँ से नाइट होल्ट करके सवेरे चले लंच लेके। रास्ते में जब पलवल से निकलने के बाद डोडर पे इन्होंने नाश्ता लंच किया। लंच करके जैसे चले हैं तो सिर दर्द हुआ। गाड़ी साइड में रुकवाई है इन्होंने। साइड में रुकवा के गाड़ी फिर ड्राइवर को बोला, पूरा दिन का जो इंचार्ज सूबेदार था वो आया। उसने देखा, इसका सिर धोया ठंडे पानी से, वहाँ ठीक नहीं हुआ। फिर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में इसने बोला कि मैं मरता हूँ, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर पलवल लेके गए, रास्ते में ही वो खत्म हो चुका। पलवल सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर ने उसको मना घोषित कर दिया। कितने साल हो गए उनको ड्यूटी पर? 21 साल हो गई। किस जगह? 21वें साल चल रहा है। 57 फील्ड रेजिमेंट फरीदकोट में सर्विस है। ये हमारे ताऊ के लड़के थे, मेरे कजन लगते थे और इस समय 57 फील्ड में हवलदार के पद पर भटिंडा में कार्यरत थे। और ये यहाँ भटिंडा से अम्निशन की गाड़ी ले जाते समय सरकारी ड्यूटी पे इनके ये हादसा हुआ। कैसे क्या हुआ था हादसा? ये जब यहाँ से भटिंडा से गाड़ी अम्निशन कार्रवाई मार्च करते समय रास्ते में जो आ रही कार्रवाई कुछ किलोमीटर चलने के बाद हॉल्ट करती है ताकि वे हवा पानी खाना पानी और आदमी फ्रेश हो जाए, इसलिए करती है। तो उस समय इन्होंने होल्ड किया। होल्ड करते समय और चाय पानी किया करते समय सर दर्द हुआ। सर दर्द होते ही इन्होंने अपने सीनियर को बताया। सीनियर इनका एम्बुलेंस को चूज किया और अस्पताल में भर्ती होते समय इनका डेथ हो गया। कितने बच्चे हैं इनके पास? इनके पास एक बच्चा एक बच्ची थी। बच्चा पिछले नवंबर में डेथ हो गया। एक बच्ची बेल। ये सूबेदार मेजर नेहवर सिंह के पुत्र हैं और उपेंद्र सिंह इनका नाम है। ये अभी फ़िलहाल फरीदकोट में पंजाब में पोस्टिंग थी उनकी, लेकिन कुछ समय के लिए ये मथुरा सीओडी में आए हुए थे ड्यूटी करने के लिए। यहाँ से मथुरा से और सूरतगढ़ के लिए अम्निशन जाता था। इसमें ये कानवाई कमांडर थे। कहाँ पर शहीद हुए थे ये शहीद हुए हैं जब रिटर्न आ रहे थे अम्निशन देकर, तो पलवल के आसपास। क्या बात हुई थी? और इनको अटैक आया और इनको हॉस्पिटल पलवल ले जाया गया। वहाँ जाके डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। चंदौली जनपद के चकिया के लतीफ शाह के पास नाले में 10 फीट का मगरमच्छ दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को कब्जे में लिया और चंद्रप्रभा नदी में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया। चंदौली से किशन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वन विश्राम गृह के पास एक नाला है। उसी नाले में वहाँ के आसपास के जो निवासी उन्होंने देखा, वहाँ के यहाँ कार्यालय में सूचना दी। उसके बाद हमने अपनी टीम को रेस्क्यू के लिए भेजा। वहीं पे पकड़ा गया है टीम द्वारा। फिर आगे क्या कार्रवाई की गई सर? पकड़ने के बाद उसको अपने साधन से सरकारी वाहन से लाद करके चंद्रप्रभा डैम में ले जाकर के छोड़ा गया। श्योपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हिना चौहान के यहाँ लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। इनके खिलाफ लोकायुक्त को शिकायत मिली है और उसके आधार पर इनके पास आय से ज्यादा संपत्ति और भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है। इनकी आय संपूर्ण सैलरी से 5 लाख रुपए के आसपास है, जबकि इनके पास से 12 लाख रुपए की संपत्ति मिली है और एक मकान है जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। आगे और जांच की जा रही है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। श्योपुर जिले से गणेश पारेख की रिपोर्ट। ये अनावेदिका हैं श्रीमती हिना चौहान, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं यहाँ सूपुर में वार्ड क्रमांक 2 में पदस्थ है। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय वाले को प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2007 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में विभाग में रिक्रूट हुई थी
और उस वक्त इनका वेतन 1000 रुपये प्रतिमाह था, जो आज पिछले 2 वर्ष से करीब 10,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है। इस प्रकार इस अवधि में इनको संपूर्ण सेवा काल में कुल 5,70,000 रुपये वेतन मिला, जबकि इनकी संपत्ति का जो आकलन और व्यय का किया गया तो करीब 43 लाख रुपए आया है और इनकी आय इस अवधि में 12 लाख की समथिंग आई है। तो जिसका कोई स्पष्टीकरण इनके पास नहीं था कि इतनी अधिक संपत्ति इन्होंने कैसे अर्जित की, तो इनके विरुद्ध धारा 13(1)(b) और 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और संशोधन अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज किया और कल माननीय विशेष न्यायालय श्योपुर से हमने सर्च वारंट प्राप्त किया और आज उसके पास। पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार बेहद गंभीर है। पंचायत चुनावों में जीतने के लिए पार्टी ने बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है। आगरा में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पंचायती चुनाव को लेकर शुक्रवार को पीएस गार्डन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इस बार पंचायत चुनाव जीतने पर चर्चा की गई। आगरा से रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने आगरा मंडल की चुनाव की दृष्टिकोण से किस तरह चुनाव लड़ा जाए और चुनाव में किस किस को क्या कार्य योजना के तहत ये बैठक की गई। बैठक में सभी जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को इस अभियान में लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक अत्यधिक सीटें हासिल कर जीत दर्ज करें। आज त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर पहली बैठक फिजिकल बैठक हुई है पंचायत चुनाव की। कोरोना की वजह से हमारी बैठक चल रही थी, वर्चुअल बैठक। आज पहली बैठक हुई है जिसमें हमारे ब्रज क्षेत्र के प्रभारी मंत्री बनाए गए चुनाव को लेकर भूपेंद्र चौधरी जी और पदाधिकारी बनाए गए प्रदेश के सुभाष यदुवंशी जी। वो लोग आज हमें आए, नई टीम जो हमने गठित की है इस रणनीति के तहत हर जिला पंचायत वार्ड पर, हर ब्लॉक पर उन संयोजकों से आज वो व्रत लेने के लिए आए, उनकी जानकारी करने के लिए आए, कौन कितने लोग उपस्थित हैं, सक्रिय हैं, क्या नहीं है। कुल मिलाकर उनका उद्देश्य सभी कार्यकर्ताओं को जोश भरना था, प्लस उनका एक कारण ये भी था कि कितने लोग सक्रिय हैं और पार्टी की स्थिति कितनी है। हम लोगों ने पूरे कोरोना काल इसमें चोरी चोरी चुपके काम किया है। जितने भी काम हमने किए हैं, चाहे प्रवासी मजदूरों के हों, चाहे वो मोदी किट के हों, कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव से ही जुड़े हुए काम रहे हैं। आज आगामी समय में जो आने वाले पंचायती चुनाव है उनको लेकर एक योजना की बैठक थी, जिसमें आगरा मंडल की सभी जो दायित्ववान कार्यकर्ता पंचायती चुनाव को लेकर उनको सबको बुलाकर एक योजना बैठक का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे सरकार के मंत्री माननीय भूपेंद्र चौधरी जी और हमारे उत्तर प्रदेश भाजपा के मंत्री माननीय सुभाष यदुवंशी जी उपस्थित रहे। पूरी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी, पंचायत चुनाव में किस तरह हमको जाना है और किस तरह चुनाव को जीतना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव से सदैव परे रही है। पर इस बार की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर पंचायत चुनाव पर भी अपनी जीत का परचम लहराने का काम करना है। ऐसी योजना के लिए हम क्योंकि पंचायत चुनाव कभी सिंबल पर नहीं होते, अपने प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं, समर्थित प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं, वही प्रक्रिया रहेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव भी माना जा रहा है सीधे जनता की। अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, अगर ऐसा होता है तो सब आपके सामने होगा और अच्छी प्रक्रिया अगर आती है वो तो अच्छी योजना है, क्योंकि सब पाक साफ होगा। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जिससे कि आप जिस तरह का जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी कम एलिगेशन लगने वाली पार्टी, हम लोगों को एलिगेशन कम ही लगते हैं। तो पंचायत चुनाव में अगर हमारा हिस्सेदारी बढ़ जाएगी तो साफ स्वच्छ छवि के लोग हम लड़ाने का काम करेंगे, जिससे कि आगे आने वाले समय में राजनीति में भी वो लोग आगे बढ़े और देश की राजनीति में साफ स्वच्छ छवि के लोग आगे जाएं। पंचायत का जो चुनाव है उसको पार्टी की तैयारी की दृष्टि से आज भाजपा की आगरा मंडल की बैठक थी। बैठक में मैनपुरी, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद के पार्टी की ओर से जो रचना में कार्यकर्ता लगाए थे उनके साथ बैठना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी प्रमुख मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़ने की और पंचायत चुनावों में जीतने की इच्छा के साथ हम लोग तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए आज बैठे। क्या चुनाव में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह भी रहेगा?
नहीं, पार्टी का चुनाव चिन्ह पंचायतों में चुनावों में नहीं होता और सभी दल अपने समर्पित प्रत्याशी घोषित करते हैं, ऐसा पूर्व में भी करते रहे हैं। तो इस बार भी हम लोग वैसे ही अपने समर्थन से प्रत्याशी घोषित कर चुनाव लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस बार मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़कर जीतने का काम करेंगे। कब होने के चांस है? पंचायत चुनाव कब होने वाले हैं? कितना समय हो रहा है? पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग समय रहते चुनाव कराएंगे। अब की बार एक आवाज़ सुनाई दी है कि इस बार पंचायत चुनाव में जो भी प्रत्याशी होंगे उन पर 2 बच्चे वाले होंगे, 2 बच्चे से अधिक वाले होंगे, इस पर क्या कहना है? कुछ राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया को लागू किया गया है। अब देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठकर आप जो भी निर्णय करेंगे उस पर आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों ने इस प्रक्रिया को स्वीकार किया है। कई राज्यों में शिक्षित पंचायत की बात भी है और कई राज्यों में 2 बच्चों के से ज़्यादा जो परिवार के लोग हैं उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है